Hello everyone, we are going to start class 7th NCERT Geography chapter 7 Life in the Deserts। इस एक ही वीडियो में हम ये पूरा चैप्टर कंप्लीट कर देंगे। तो देखिए चैप्टर 5 में हमने देखा था कि वाटर जो है ना, वाटर ही प्लांट्स एनिमल्स और हम लोगों के लिए लाइफ के लिए बहुत जरूरी है। किसी भी प्लेस पर रहना काफी मुश्किल होता है अगर वहाँ पर पीने के लिए पानी ना हो। तो जहाँ पर पानी नहीं होगा वहां पर ग्रास भी नहीं होगी कैटल के लिए, और पानी के बिना क्रॉप्स भी नहीं उगाई जा सकती। तो ऐसे जगह पर रहना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो हम उन प्लेसेस के बारे में जानेंगे जहां पर लोगों ने इस तरह की हार्श कंडीशंस, जहां पर गर्मी इतनी ज्यादा है कि जैसे फायर तप रही हो, आग तप रही हो, और ठंड भी इतनी ज्यादा है जहां पर बिल्कुल जम जाते हो, आइस जैसा हो। तो लोगों ने जहां पर इतनी एक्सट्रीम हार्श टेम्परेचर्स में भी रहना सीख लिया है ना, आज हम उन प्लेसेस के बारे में जानने वाले हैं। तो ये जो एरियाज होते हैं ना जहां पर इस तरह की टेम्परेचर कंडीशंस होती है, इन्हें डेजर्ट एरियाज कहते हैं। तो इनमें क्या होता है, इनमें बहुत कम रेनफॉल होती है, ना के बराबर, और बहुत कम वेजिटेशन होती है, और टेम्परेचर्स बहुत एक्सट्रीम होते हैं, मतलब गर्मी भी बहुत ज्यादा और ठंडक भी बहुत ज्यादा, इस तरह के एरियाज। तो टेम्परेचर पर डिपेंड करते हुए दो तरह के डेजर्ट्स होते हैं, हॉट डेजर्ट्स और कोल्ड डेजर्ट्स। और लोग इधर रहते भी है जहां पर इन्हें थोड़ा सा पानी भी मिल जाता है ना, इन डेजर्ट एरियाज में उधर रह लेते हैं, क्योंकि ये पानी के कारण थोड़ा सा वहां पर एग्रीकल्चर हो जाती है। डेजर्ट क्या होता है? डेजर्ट एक एरिड रीजन होता है जहां पर काफी एक्सट्रीमली हाई टेम्परेचर भी हो सकता है और लो टेम्परेचर भी हो सकता है, और बहुत कम वेजिटेशन होती है उधर। अब देखो द हॉट डेजर्ट, अब हम सारा डेजर्ट के बारे में जानने वाले हैं काफी। देखो ये जो नीचे अफ्रीका का मैप दिखाया हुआ है ना, इसमें आप देख सकते हो कि सहारा का रीजन दिखाया हुआ है। ये देखो, ये सहारा डेजर्ट का सारा रीजन है। अब देखो सारा डेजर्ट जो है ना, ये नॉर्थ अफ्रीका का लार्ज पार्ट कवर कर रहा है। तो देखो इधर ना वर्ल्ड का लार्जेस्ट डेजर्ट है, ये सारा डेजर्ट जो है वर्ल्ड का लार्जेस्ट डेजर्ट है, और इसका एरिया 8.54 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है। अब देखो ये इंडिया का एरिया जो है वो 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है, मतलब इंडिया से भी ज्यादा एरिया है। सारा डेजर्ट जो है वो 11 कंट्रीज को टच करता है: अल्जीरिया, चैड, इजिप्ट, लीबिया, माली, मॉरिशेनिया, मोरक्को, नाइगर, सूडान, ट्यूनीसिया एंड वेस्टर्न सहारा। तो अब देखो कि जब भी हम डेजर्ट के बारे में सोचते हैं तो हमारे दिमाग में एक सैंड टाइप की, मतलब रेतीली सी पिक्चर आती है। लेकिन सैंड के अलावा भी ना सारा डेजर्ट में काफी ग्रेवल प्लेन्स है, मतलब जहाँ पर पत्थर वगैरह मिल जाते हैं, और काफी ऊंची ऊंची प्लेट्यूज भी है जहाँ पर रॉकी सरफेस है। और ये जो रॉकी सरफेस है ना, ये हो सकता है कि 2500 मीटर ऊंचे हो, मतलब काफी ज्यादा ऊंचे भी है कई जगह पर। अब ये जानकर आप काफी हैरान हो जाओगे कि एक टाइम पे जो आज हम सारा डेजर्ट देखते हैं ना, या फिर है, वो काफी लश ग्रीन एरिया था। केव पेंटिंग्स जो है सारा की, वो दिखाती है कि इधर रिवर्स थी जिसमें क्रोकोडाइल्स भी थे, एलिफेंट्स, लायंस, जिराफ्स, ऑस्ट्रिच, शीप, गोट, कैटल यहाँ पर कॉमन एनिमल्स थे। लेकिन जो क्लाइमेट में चेंज आया ना, इसके कारण ये एरिया काफी हॉट और ड्राई रीजन में चेंज हो गया था। क्लाइमेट यहाँ का कैसा है, देखो क्लाइमेट जो है सारा डेजर्ट का, ये काफी ज्यादा गर्म और ड्राई सा है, और बहुत छोटा यहाँ पे रेनी सीजन होता है, और स्काई जो है वो क्लाउडलेस और क्लियर सा ही रहता है। मॉइस्चर जो यहाँ पर इससे पहले एक्यूमुलेट हो, मतलब पानी इकट्ठा है उससे पहले तो इवेपोरेट हो जाता है। दिन का समय बहुत ज्यादा गर्म होता है, टेम्परेचर दिन के समय हो सकता है 50 डिग्री सेल्सियस तक भी आ जाए, जिसके कारण सैंड और रॉक्स जो है वो काफी गर्म हो जाए। जिस और अगर ये गर्म हो जाएंगी तो ये अपनी हीट से सारी की सारी सराउंडिंग्स को भी गर्म कर देगी। अब देखो दिन तो इतना गर्म हो सकता है कि हो सकता है नाइट्स नाइट्स इतनी ठंडी हो जाए कि टेम्परेचर 0 डिग्री पहुंच जाए। अल अजीजिया, ये साउथ सारा डेजर्ट में है, साउथ ऑफ त्रिपोली में लाई करता है, लीबिया में, और इधर हाईएस्ट टेम्परेचर रिकॉर्ड किया गया था 57.7 डिग्री सेल्सियस का 1992 में। देखो फ्लोरा और फोना, मतलब इस एरिया में फ्लोरा वगैरह फोना कैसी है। वेजिटेशन जो है सारा डेजर्ट में, उसमें ज्यादातर कैक्टस, डेट पाम्स और केसिया आ जाते हैं, मतलब ये जो प्लांट से ज्यादा होते हैं। कुछ प्लेसेस पर ओएसिस ग्रीन आइलैंड्स भी है, जहाँ पर डेट पाम्स काफी उगे हुए हैं। कैमल्स, हाइनास, जैकल्स, फॉक्सेस, स्कॉर्पियंस और स्नेक्स और लिजर्ड्स की भी यहाँ पर काफी वैरायटी देखने को मिलती है। ओएसिस क्या होता है? अब देखो ओएसिस मतलब थोड़ा सा जो ये पानी का स्ट्रक्चर होता है ना, आगे आप पढ़ोगे के थोड़ा सा डिप्रेशन बन जाता है डेजर्ट के रीजन में। देखो ये रहा डिप्रेशन जब बन जाता है ना, क्योंकि विंड जो होती है वो सैंड को उड़ाकर ले जाती है, तो इन डिप्रेशन में जब अंडरग्राउंड वाटर सरफेस तक पहुंच जाता है तो एक ओएसिस बनता है, मतलब इधर पानी मिल जाता है। तो ये जो ओएसिस का एरिया होता है ना, फर्टाइल होता है, लोग इधर सेटल भी हो जाते हैं वाटर बॉडीज के अराउंड, और वहां पर
डेट पाम्स और दूसरी क्रॉप्स उगा लेते हैं। कभी कभी ओएसिस बहुत ज़्यादा बड़े भी हो जाते हैं। तफीललेट ओएसिस जो है ना मोरक्को में, ये काफ़ी बड़ा ओएसिस है जिसका एरिया है 13,000 स्क्वायर किलोमीटर। ओएसिस के बारे में आपने जान लिया। अब देखो साइंटिस्ट को मिले यहाँ पर सारा डेजर्ट में ना फिशेस के भी स्केलेटन्स मिले हैं। लोग, पीपल, सारा डेजर्ट में देखो काफी हार्श क्लाइमेट कंडीशंस है, लेकिन फिर भी अलग अलग तरह के ग्रुप्स जो है ना लोगों के वो रहते हैं, जो अलग अलग तरह की एक्टिविटीज करते हैं। और उन्हीं में से कुछ है बिडोइंस और टुअरेग्स। ये नोमैडिक ट्राइब्स है जो कि पशु जैसे कि गोट, शीप, कैमल्स और हॉर्सेस को पालते हैं। ये जो एनिमल्स हैं इनसे इनको मिल्क, हाइड्स मिल जाती है और लेदर मिल जाता है, जिनसे बेल्ट, स्लीपर्स, वाटर बॉटल्स बना लेते हैं। इन पशुओं के बालों से वो मैट्स, कारपेट्स और क्लोथ्स और ब्लैंकेट्स बना लेते हैं। और ये ना अक्सर हैवी रोब्स, मतलब कि थोड़ा हैवी टाइप का ड्रेस पहनते हैं ताकि इनको डस्ट स्टॉर्म और हॉट विंड से प्रोटेक्शन मिल सके। और ओएसिस जो है ना सारा में, और जो नाइल वैली है इजिप्ट में, इधर काफी पॉपुलेशन बसी हुई है क्योंकि यहाँ पर वाटर अवेलेबल है, तो वो लोग डेट पाम्स भी इधर उगा लेते हैं। क्रॉप्स जैसे कि राइस, व्हीट, बार्ले और बीन्स भी इधर उगाई जाती है। इजिप्शियन कॉटन जो कि वर्ल्ड वाइड फेमस है वो इजिप्ट में उगता है। जो ऑयल की डिस्कवरी है ना, ये ऑयल जो है ये पूरे वर्ल्ड में बहुत ज्यादा डिमांड में है। तो अल्जीरिया, लीबिया और इजिप्ट, ये जो कंट्रीज है ना, ये कॉन्स्टेंटली सारा डेजर्ट में ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं। और जो दूसरे मिनरल्स इंपॉर्टेंस के जो इस एरिया में मिलते हैं वो आयरन, फास्फोरस, मैंगनीज और यूरेनियम। काफी इंपॉर्टेंट है ये, और इकोनॉमिक बेनिफिट इनका काफी मिलता है कंट्री को। और जो कल्चरल लैंडस्केप है ना सहारा का, वो भी काफी चेंज हो रहा है। अब देखने को मिलता है कि इधर ग्लास के ग्लीमिंग ग्लास केस्ड ऑफिसेस, बिल्डिंग्स, टावर्स, मतलब कि एकदम चमचमाते शीशे के बने हुए ऑफिसेस, बिल्डिंग्स और टावर्स मस्जिद की जगह अब ये देखने को मिलते हैं ज्यादातर। सुपर हाईवेज बन गए जो कि पहले एंशियंट कैमल पाथ्स जो होते थे ना, मतलब ऊंट के चलने के जो रास्ते होते थे, अब उनकी जगह सुपर हाईवेज आ गए हैं। तो ट्रक्स जो है वो सॉल्ट ट्रेड में कैमल्स को रिप्लेस कर रहे हैं। पहले कैमल्स पर सॉल्ट को ट्रेड के लिए यूज किया जाता था, अब ट्रक्स के थ्रू उनका ट्रांसपोर्ट किया जा रहा है। टॉरेक्स जो हमने ऊपर पढ़ा ना, ये जो नोमैडिक ट्राइब है, अब ये एक तरह से गाइड का काम करते हैं फॉरेन टूरिस्ट के लिए। अब देखो काफी जो नोमैडिक हर्ड्समैन थे ना, वो सिटी लाइफ की तरफ ज्यादा जा रहे हैं क्योंकि उनको ऑयल और गैस ऑपरेशंस में जॉब मिल जाती है। अब देखो द कोल्ड डेजर्ट, अभी हमने जाना हॉट डेजर्ट के बारे में सहारा के, अब हम हमारे इंडिया के लद्दाख में जो कोल्ड डेजर्ट है उसके बारे में जानने वाले हैं। लद्दाख दो वर्ड से बना है, ला और दाक। ला का मतलब होता है माउंटेन पास, दाक का मतलब होता है कंट्री। तो लद्दाख जो है वो एक कोल्ड डेजर्ट है जो कि ग्रेटर हिमालयस में लाई करता है, जम्मू और कश्मीर के ईस्टर्न साइड में। तो देखो इसकी जो काराकोरम रेंज है नॉर्थ में, और जो जंस्कार माउंटेन्स है ना साउथ में, उससे ये घिरा हुआ है। कुछ रिवर्स फ्लो करती है लद्दाख से, इंडस कब उनमें से सबसे इंपॉर्टेंट रिवर है। जो रिवर्स है ना वो काफी डीप वैलीज और गॉर्जेस बनाती है, मतलब कि वैलीज मतलब खाइयां और गॉर्जेस मतलब खाई में से जाती हुई इस तरह से नदी। तो ये काफी रिवर्स जो काफी डीप वैलीज और गॉर्जेस बनाती है। और कुछ ग्लेशियर्स जो है वो लद्दाख में मिलते हैं, उसका एग्जाम्पल है गांगरी ग्लेशियर। गांगरी ग्लेशियर। अब लद्दाख का जो ऑल्टीट्यूड है वो काफी ऊंचा है, 3,000 मीटर तो कारगिल में है, और काराकोरम में 8,000 मीटर से भी ऊंचा है। तो इतना ऊंचा ऑल्टीट्यूड होने के कारण ना क्लाइमेट इधर काफी कोल्ड और ड्राई है। एयर जो है ना इतने ज्यादा ऊंचे ऑल्टीट्यूड पे इतनी पतली है कि जो सन की हीट है ना वो बहुत ज्यादा फील होती है इधर। डे टेम्परेचर जो है ना समर में वो सिर्फ 0 डिग्री से थोड़ा सा ऊपर है, मतलब बहुत ज्यादा ठंडक है इधर। और नाइट टेम्परेचर तो -30 डिग्री सेल्सियस, काफी ज्यादा ठंडा है। और विंटर्स में तो और भी ज्यादा अति हो जाती है, मतलब जब टेम्परेचर -40 डिग्री सेल्सियस से भी नीचे रहता है मोस्ट ऑफ द टाइम। द्रास है ना, द्रास, ये देखो ये लिखा द्रास, ये कोल्डेस्ट इनहेबिटेड प्लेस है ऑन अर्थ पे, मतलब अर्थ का सबसे कोल्डेस्ट प्लेस जहाँ लोग बसे हुए हैं, और ये लद्दाख में लोकेटेड है। अब देखो क्योंकि ये जो डेजर्ट है ये लाई करता है हिमालय की रेन शेडो में, तो इधर बहुत कम रेनफॉल होती है, इतनी कम कि लगभग 10 सेंटीमीटर की रेनफॉल होती है हर साल। और एरिया है ना इधर काफी फ्रीजिंग विंड्स, मतलब बहुत ठंडी ठंडी विंड्स, और इधर मतलब बहुत ठंडी विंड्स फील होती है और बहुत गर्म तपा देने वाली सनलाइट फील होती है। ये जानकर आप काफी हैरान हो जाओगे कि अगर इस एरिया में आप इस तरह से बैठ गए कि आपकी बॉडी तो सन में है और आपके फीट छाया में है, मतलब उधर सनलाइट नहीं आ रही, तो देखो आपको ना एक दोनों चीज से आप सफर कर सकते हो। बॉडी क्योंकि आपकी सन में, तो आप सन स्ट्रोक क्योंकि इतनी गर्म सन रेज होती है उससे भी सफर करोगे। और फ्रोस्ट बाइट क्योंकि आपके पाँव जो है वो अब छाया में है, उसके कारण आप ठंडक से भी सफर करोगे। लद्दाख को खापा चैन भी कहा जाता है क्योंकि इसका मतलब होता है स्नो लैंड।
फ्लोरा और फोना, क्योंकि देखो इधर काफी शुष्क मतलब शुष्क सा वातावरण है, काफी हाई एरिडिटी है, तो वेजिटेशन भी यहाँ पर बहुत ज्यादा कम है। यहाँ पर काफी मतलब थोड़ी थोड़ी ग्रासेस और श्रब्स देखने को मिल जाती है जिसपे एनिमल्स ग्रेज कर लेते हैं, खा लेते हैं इनको। तो विलोज और पोपलस जो ये पेड़ होते हैं ना, इनके इनकी वैलीज थोड़ी बहुत आपको देखने को मिल जाएंगी। समर्स के टाइम पर फ्रूट ट्रीज जैसे कि एप्पल्स, एप्रिकॉट और वॉलनट्स यहाँ पर होते हैं अच्छे से। और जो कुछ स्पीशीज है ना बर्ड्स की, वो लद्दाख में देखने को मिलती है, जैसे रॉबिन्स, रेड स्टार्ट और तिब्बतन स्नोकॉक, रेवन एंड हुपी। ये यहाँ पर कुछ कॉमन बर्ड स्पीशीज देखने को मिलती है। और ये इनमें से ना कुछ बर्ड्स जो है वो माइग्रेटरी बर्ड्स हैं। और जो एनिमल्स है लद्दाख में वो है वाइल्ड गोट्स, वाइल्ड शीप, याक और कुछ स्पेशल तरह के डॉग्स। इन एनिमल्स को पाला जाता है ताकि इनसे मिल्क, मीट और हाइट्स बनाया जाए, मिल्क मिल सके, मीट्स मिल सके और हाइट्स मतलब थोड़े कपड़े टाइप की चीजें बन जाती है। याक का मिल्क मिल्क यूज करते हैं चीज और बटर बनाने के लिए। और जो हेयर होते हैं ना शीप और गोट के, उससे वुलन्स बनते हैं। चिरू या फिर तिब्बतन एंटेलोप, ये एक एंडेंजर्ड स्पीशीज है और इसको हंट किया जाता है एक वूल के लिए जिसे कहते हैं शैतूश। ये जो शैतूश वूल होता है ना, काफी लाइट लाइट होता है वेट में और बहुत ज्यादा गर्म होता है। पीपल, देखो लद्दाख और तिब्बतन और तिब्बत और सेंट्रल एशिया के बीच लोगों में ना कुछ कुछ कॉमन चीजें आपको दिखेंगी। जो लोग इधर रहते हैं ना लद्दाख के एरिया में, वो है ज्यादातर मुस्लिम्स और बुद्धिस्ट है। मुस्लिम्स और बुद्धिस्ट, और काफी बुद्धिस्ट मोनेस्ट्रीज जो है ना वो लद्दाख के लैंडस्केप में देखने को मिलती है, जहाँ पर उनके ट्रेडिशनल गोम्पास भी बने हुए हैं। कुछ फेमस बुद्धिस्ट मोनेस्ट्रीज है वो है हेमिस, थिक्से, शे एंड लमायूरू। समर सीजन में लोग जो है ना वो इधर कल्टीवेशन करते हैं, मतलब बार्ले, पोटैटोज, पीस, बीन्स और टर्निप जैसी चीजें उगाते हैं। और क्लाइमेट जो होता है ना विंटर के मंथ्स में इतना हार्श होता है कि लोग यहाँ पर खुद को बस उस क्लाइमेट में ना फेस्टिविटीज और सेरेमनीज मतलब कि उत्सव त्योहार या फिर सेरेमनीज में ही बिजी रखते हैं। कुछ काम तो मतलब टेम्परेचर इतना बेकार है वहाँ पे। यहाँ की विमेन जो है वो काफी हार्ड वर्किंग होती है। वो सिर्फ घरों में ही और फील्ड्स में नहीं बल्कि छोटे छोटे स्मॉल बिजनेस और शॉप्स भी मैनेज करती है। लेह जो है वो लद्दाख की कैपिटल है और ये रोड और एयर दोनों से अच्छी तरह से कनेक्टेड है। और जो नेशनल हाईवे 1 है ना, वो लेह को कश्मीर वैली से जोड़ता है थ्रू जोजिला पास। अब देखो जो बहुत प्यारे क्रिकेट बैट्स बनते हैं ना, वो विलो ट्रीज की वुड से ही बनते हैं। इस फिगर में आपको थिक्से मोनेस्ट्री दिखाई हुई है, काफी फेमस बुद्धिस्ट मोनास्ट्री है ये। अब देखो टूरिज्म जो है वो एक मेजर एक्टिविटी है, क्योंकि यहाँ पर कुछ टूरिस्ट आते हैं इंडिया से भी और अब्रोड से भी। ये अक्सर गोम्पास को विजिट करते हैं, ट्रैक्स को विजिट करते हैं ताकि ये मीडोज और ग्लेशियर्स को देख सकें। सेरेमनीज और फेस्टिविटीज जो भी इधर होती है उनको विटनेस करने आ जाते हैं टूरिस्ट इनके कारण। लेकिन जो इनकी लाइफ है ना आज के टाइम में लद्दाख के लोगों की, वो काफी चेंज हो रही है मॉडर्नाइजेशन के कारण। लेकिन फिर भी देखो लद्दाख के जो लोग हैं ना उन्होंने समय के साथ नेचर के साथ एकदम बैलेंस और हार्मनी में रहना सीख लिया है, क्योंकि उधर रिसोर्सेज जैसे वाटर और फ्यूल की कमी है। तो वो लोग नेचर को ना बहुत ज्यादा इज्जत और केयर से रखते हैं, कुछ भी वो लोग वेस्ट नहीं करते। मनाली, मनाली ले हाईवे है ना, ये 4 पासेस को क्रॉस करता है, रोहतांगला, बारालाचाला, लुंगालाचाला एंड टैंगलेंगला। अब जो ये हाईवे है ये सिर्फ जुलाई और सितंबर के बीच में खुलता है, क्योंकि स्नो इसी टाइम पर रोड से हटाई जाती है, बाकी समय जमा सा रहता है। अब इसी के साथ आपका ये चैप्टर पूरा हो गया है। 1-2 रीडिंग आप भी कर लेना, बिल्कुल पक्का हो जाएगा। थैंक यू।